अब हम एरेज को डिटेल में स्टार्ट करेंगे। बेसिक एरे क्या होगा? जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट हो। एक से ज़्यादा मिनिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले इन 2 एलिमेंट्स का बिहेवियर देखेंगे कि इनसे जो बना हुआ एंटीना है, एरे है, वो बिहेव कैसा करता है। इसके लिए हमारे पास 3 केसेस हैं। पहला केस, हमने इन दोनों को सेम करंट यानी कि सेम मैग्नीट्यूड और सेम फेज दिया है, फर्स्ट केस। सेकेंड केस, हमने इनको करंट तो सेम दिया है पर फेज अपोजिट दे दिया है। और थर्ड केस कि मैंने इनको रैंडम मैग्नीट्यूड और रैंडम फेज दिया हुआ है। इट मींस इसका बिहेवियर बताना तो मेरे लिए मुश्किल होगा क्योंकि मैंने इनको रैंडम करंट और रैंडम फेज दिया हुआ है, लेकिन इन दोनों के लिए मुझे ज्यादा आसानी है। यही 2 सबसे ज्यादा यूज भी किए जाएंगे। पहला है इक्वल मैग्नीट्यूड इन सेम फेज, दूसरा है इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट फेज। तो आपको एक डायग्राम दिखेगा जिसमें हमारे पास 2 करंट सोर्स हैं, सोर्स 1 और सोर्स 2। इस डायग्राम में आप देखिएगा इनको हमने सेपरेट किया है एक डी डिस्टेंस से। सो in between this d distance there is a point, so d by 2 is here and d by 2 is here. It means कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैंने 20 से डिवाइड किया है एंड दैट पॉइंट इज माय रेफरेंस पॉइंट फॉर चेकिंग द फेज। ठीक, अब हमारा केस 1 स्टार्ट होता है इक्वल मैग्नीट्यूड इन सेम फेज। तो 2 हमने आइसोट्रोपिक सोर्स लिए हैं। आइसोट्रोपिक सोर्स क्या होते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और सिमेट्रिकली सिचुएट किया है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इसको मैंने बोल दिया कि ये O है, ओरिजिन है। वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट फील्ड्स एट ए ग्रेट डिस्टेंस, से डिस्टेंस R एट पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन O। यानी कि मुझे ओरिजिन O से कहीं दूर एक पॉइंट P लेना है। ठीक, ये बहुत दूर है, तो बहुत दूर का मतलब इनफाइनाइट हो सकता है। तो यहां से जो लाइन P की तरफ जाएगी इट लुक्स लाइक ए पैरेलल लाइंस। तो हमें तीनों लाइनें पैरेलल दिख रही हैं। क्यों? क्योंकि इट इज अ ग्रेट डिस्टेंस, बहुत दूर है कहीं P। ठीक, अब हम देखेंगे ये मिड पॉइंट से राइट की तरफ है। तो सोर्स 1 से जो रेडिएशन है और सोर्स 2 से जो रेडिएशन है उनमें से कौन सा रेडिएशन जल्दी पहुंचेगा? इसका आंसर है शायद 2 वाला जल्दी पहुंचेगा क्योंकि इसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है जबकि 1 को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ठीक, तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में एक और फेज डिफरेंस आ गया ड्यू टू पाथ डिफरेंस। आपको एक डायग्राम दिख रहा है आगे, इसमें आप ध्यान दीजिए। तो जो पॉइंट सोर्स 1 है उसको हमने सुपर इम्पोज किया है मिडिल लाइन पर और उसे हमने शो किया है 1 डैश से। सिमिलरली पॉइंट 2 को भी हमने सुपर इम्पोज किया है मिडिल लाइन पर और उसको हमने नाम दिया है 2 डैश। अब आप देखिए उस लाइन पर सबसे पहले आएगा 1 डैश, देन ओरिजिन, देन 2 डैश। ये आपको क्या बताता है? ये आपको ये बताता है कि फेज वाइज 2 सबसे आगे है क्योंकि पॉइंट P उसी की डायरेक्शन में है, इसलिए वहां से जो रेडिएशन जाएंगे वो सबसे पहले पॉइंट T को पकड़ लेंगे। सेकंड नंबर पर ओरिजिन है जहां कोई सोर्स रखा ही नहीं है हमने, और लास्ट में 1 डैश है। इसको आप कंपेयर करेंगे कि किसी रेस से, तो इस रेस में 2 लोग दौड़ रहे हैं, सोर्स 1 और सोर्स 2, और इन दोनों की लाइंस अलग अलग हैं। अगर इनकी लाइंस को हमने मिला दिया तो सोर्स 2 सोर्स 1 से आगे है। कितना आगे है वो हमें बता रहा है O से 2 डैश की डिस्टेंस, और 1 कितना पीछे है वो हमें बता रहा है O से 1 डैश की डिस्टेंस। इट मींस O to 2 डैश इज इक्वल टू O to 1 डैश। दोनों में डिस्टेंस इक्वल है और वो एक डिस्टेंस है d/2 cos थीटा, जैसा कि आपको फिगर बता रहा है। सो इन दोनों के बीच की कंप्लीट डिस्टेंस जो हो गई वो d/2 cos थीटा प्लस d/2 cos थीटा, दैट इज d cos थीटा। और ये इनका पाथ डिफरेंस है, यानी कि सोर्स 1 को इतना ज्यादा दौड़ना पड़ेगा तब वो सोर्स 2 के बराबर आएगा। सोर्स 2 सोर्स 1 से आगे चल रहा है। ठीक, अब पाथ डिफरेंस जो d है, d cos थीटा, इसको हमने इन टर्म्स ऑफ लेम्डा लिख दिया। मतलब अगर मेरा d इज इक्वल टू 10 मीटर है और मेरा लेम्डा सपोज कीजिए 2 मीटर है,
तो मैं इसको लिखूंगा डी बाई लैम्बडा, इट मीन्स 5। हम एंटीना में हमेशा डिस्टेंस को इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ही लिखते हैं, ये हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, बात हो चुकी है इस पे। तो जब भी कहीं डिस्टेंस की बात होगी हम हमेशा उसको इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा लिखेंगे। सो पाथ डिफरेंस इज डी कॉस थीटा मीटर्स, बट डी बाय लैम्बडा कॉस थीटा इट इज नंबर, ठीक। तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में भी एक रिलेशन है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई पाथ डिफरेंस, और हमने पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट ऑलरेडी करके रखा हुआ है, इट इज डी बाय लैम्बडा कॉस थीटा। सो फेज डिफरेंस जिसको हमने जाई से रिप्रेजेंट किया है, जाई विल बी 2 पाई इंटू डी बाय लैम्बडा कॉस थीटा। जाई इज इक्वल टू 2 पाई डी बाय लैम्बडा कॉस थीटा। अब हमें मालूम है 2 पाई अपॉन लैम्बडा, ये तो बीटा होता है, तो हमारा जाई हो गया बीटा डी कॉस थीटा, और क्योंकि ये फेज डिफरेंस है इसकी यूनिट रेडियंस है, ठीक। पाथ डिफरेंस की यूनिट मीटर, फेज डिफरेंस की यूनिट रेडियन। तो जाई इज इक्वल टू बीटा डी कॉस थीटा, ये हमारा फेज डिफरेंस आ गया ड्यू टू पाथ डिफरेंस, ठीक। फिर से सोर्स 1 और ओरिजिन की जो फेज डिफरेंस है वो है जाई बाई 2, और उसकी वैल्यू जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रही है बीटा डी बाई 2 कॉस थीटा है, जहां सोर्स 1 ओरिजिन से पीछे चल रहा है। सिमिलरली सोर्स 2 ओरिजिन से आगे चल रहा है, कितना, जाई बाई 2 यानी बीटा डी बाई 2 कॉस थीटा, और 1 और 2 के बीच का जो डिफरेंस है वो है पूरा बीटा डी कॉस थीटा, लेकिन सोर्स 2 इज हेड ऑफ सोर्स 1, ये याद रखिए। अब हम दूर का जो पॉइंट पी लिया था उस पी पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, यही हमारा मोटो है। तो हमने माना कि पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है E इज इक्वल टू वो E1 आपको दिख रहा होगा e टू द पावर माइनस जे जाई बाई 2 प्लस E2 e टू द पावर जे जाई बाई 2। अब आप देखिए कि E2 के पास जो कंपोनेंट है उसमें नेगेटिव नहीं है, जबकि E1 में नेगेटिव है। क्यों है इसका रीजन अभी हमने डिस्कस किया था, ड्यू टू फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस के लिए हमने जो पॉइंट रेफरेंस लिया है वो है ओरिजिन, जो कि आपको उस डायग्राम में दिख रहा है। तो ये जो टोटल कंपोनेंट है दिस इज फील्ड कंपोनेंट ड्यू टू सोर्स 1, और ये है फील्ड कंपोनेंट ड्यू टू सोर्स 2। बट हमारा पहला केस कौन सा था, जिसमें हमने कहा था सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फेज। इट मींस कि एम्पलीट्यूड वाइज हमने E1 और E2 सेम आएंगे क्योंकि दोनों को सेम करंट दिया है, एंड एज्यूम हमने मान लिया कि E1 E2 E0 के इक्वल है। यहां से आप इक्वेशन देख पा रहे हैं, हमने E1 और E2 को रिप्लेस कर दिया E0 से, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, हमने सेम करंट दोनों को फीड किया है विथ इक्वल फेज। तो अब हमारी इक्वेशन हो जाएगी E0 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आएगा e टू द पावर माइनस जे जाई बाई 2 प्लस e टू द पावर प्लस जे जाई बाई 2। यहाँ हमने 2 का मल्टीप्लाई भी किया और 2 से डिवाइड भी किया इक्वेशन को, उससे क्या हुआ हमारा कॉस का फॉर्मूला बन गया, और कॉस के फॉर्मूले के बाद हमने उसको अप्लाई किया, तो अब टोटल फील्ड E आ रही है वो 2 E0 कॉस जाई बाई 2 आ रही है, ठीक। और जाई बाई 2 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हमने जाई की वैल्यू निकाली है, तो हमारा E आएगा 2 E0 कॉस बीटा डी कॉस थीटा अपॉन 2, क्योंकि जाई की वैल्यू हम बीटा डी कॉस थीटा निकाल चुके हैं। आप फिगर को रेफरेंस करेंगे फिर से तो आपको थीटा एंगल क्या है मालूम पड़ेगा। ये थीटा कहाँ है, हम पॉइंट पी पर जो जा रहे हैं उस पॉइंट पी के लिए जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो लाइन एक्सिस से जो एंगल बना रही है वो थीटा है, ठीक। तो ये कॉस थीटा आपको क्लियर हो गया, ये क्या है। E0 हमें क्लियर हो गया क्योंकि हमने E1 और E2 दोनों को सेम करंट सोर्स दिया है, तो E0 सेम रहेगा।
हमें मिल गया एक डिस्टेंट पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। दिस इज द इक्वेशन फॉर फार फील्ड पैटर्न ऑफ टू आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्सेज ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड फेज। पैटर्न इज सेट टू बी नॉर्मलाइज्ड। नॉर्मलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। इस इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, एज वी नो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो ये ई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, हम इसको ई मैक्स लिख रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ई मैक्स आएगी ट्वाइस ऑफ ई नॉट। क्यों, क्योंकि कॉस का पूरा फैक्टर हमने 1 एज्यूम कर लिया, इसीलिए ये मैक्सिमम होगा। अब हम इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। नॉर्मलाइज करने का मतलब है हम इस टोटल फील्ड में ट्वाइस ई नॉट का डिवाइड कर रहे हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ ई नॉट को हम इक्वल कर रहे हैं 1 के। तो जब हम ऐसा कर देंगे तब हमें फील्ड मिलेगी E इज इक्वल टू कॉस बीटा डी कॉस थीटा बाय 2। दोनों में क्या डिफरेंस है, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में हमने ट्वाइस ऑफ ई नॉट की वैल्यू 1 कर दी है, ठीक। या इसको ये भी कह सकते हैं हमने इस पूरी इक्वेशन को ट्वाइस ऑफ ईटा 2 से डिवाइड कर लिया है, तो इस ई को हम ई नॉर्मल भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसको नॉर्मलाइज कर लिया है, ठीक। फाइनली हमें ये इक्वेशन मिली। अब अगर मेरा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लैम्बडा बाय 2 है, ये केस है एक, ठीक। हम जनरली लैम्बडा बाय 2 डिस्टेंस लेते हैं, इसी पे न्यूमेरिकल भी हमें आते हैं। तो अगर हमने इसके डिस्टेंस डी लैम्बडा बाय 2 रख दिया और ये वैल्यू हमने यहां रख दिया, तो उससे हमें क्या मिलेगा, बीटा हमें मालूम ही है, बीटा होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा, हम पहले भी लिख चुके हैं। अब मैं इस वैल्यू को और इस वैल्यू को यहां पुट कर रहा हूं, तो मुझे ई मिलेगा, ई इज इक्वल टू कॉस ऑफ बीटा की जगह लिखूंगा मैं 2 पाई अपॉन लैम्बडा, डी की जगह लिखूंगा मैं लैम्बडा बाय 2 और कॉस थीटा एज इट इज। तो मुझे ये ई मिला, 2 से 2 कैंसिल, लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल, और डिवाइडेड में 2 है, ये बीटा डी कॉस थीटा अपॉन 2 वाला ये 2 है ही, तो मुझे मिला पाई बाय 2 कॉस थीटा। ये पाई बाय 2 कॉस थीटा हमें आगे बहुत काम आने वाला है। हमने डिस्टेंट पॉइंट P पर टोटल E निकाल लिया जिसकी वैल्यू आई पाई बाय 2 कॉस थीटा। अब कंप्लीट रेडिएशन पैटर्न निकालने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि ये थीटा किस एंगल पर मैक्सिमम होगा, यानी E हमारा मैक्सिमम होगा, कहाँ E हमारा 0 होगा, 0 मीन्स मिनिमा। तो हमें कहाँ मैक्सिमम मिलेगा, कहाँ मिनिमा मिलेगा, कहाँ हाफ पावर पॉइंट मिलेंगे, और ये सब इक्वल, ये सब हमें फाइंड आउट होने के बाद हम कंप्लीट पैटर्न को ड्रॉ कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमा से, यानी कि ई किस पर्टिकुलर थीटा पर मैक्सिमम होगा हम वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सो फर्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमा, ठीक। ये मैक्सिमा पे क्या होगा, हमारा ये कंप्लीट इक्वेशन जो पाई बाय 2 कॉस थीटा है, ये कितनी होनी चाहिए, इसका मैक्सिमा कितना हो सकता है, आइदर +1 और -1, ठीक। तो कॉस, किसी भी कॉस फाई की वैल्यू आइदर +1 हो सकती है या -1 हो सकती है। तो हमने इसको +-1 करके मैक्सिमा निकालने की कोशिश की। हमने दोनों तरफ कॉस का इनवर्स लिया। जब हम दोनों तरफ कॉस का इनवर्स लेंगे तो हमें जो जनरलाइज फार्मूला आंसर देगा वो देगा पाई बाय 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू ±n पाई। ये जनरलाइज फार्मूला है, हमने 11th-12th में कहीं पढ़ा होगा, ठीक। अब यहां से n क्या है, n इज इक्वल टू 0, 1, 2 सो ऑन, ठीक। जब हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं तो प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए हमें लेना पड़ेगा n इज इक्वल टू 0, यानी कि ये पहला मैक्सिमा है, प्रिंसिपल मैक्सिमा, सबसे बड़ा वाला मैक्सिमा। तो वो कब आएगा, जब n की वैल्यू हम 0 रखेंगे। तो यहाँ जब n की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो हमें मिला पाई बाय 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, और पाई बाय 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब है कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, और कॉस थीटा 0 कब होगा, 90 डिग्री और 270 डिग्री पे।
यही है ना। तो हम इस थीटा को बोलेंगे थीटा मैक्स। मैक्स क्यों? क्योंकि हमारा ये मैक्सिमा निकला है, n इजिकल टू 0 पर पहला बड़ा मैक्सिमा निकला है। तो थीटा मैक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। अब आप याद कीजिए हमारा ब्रॉड साइड वाला केस। ब्रॉड साइड वाला केस क्या कह रहा था कि जो एरे की एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर में हमें मैक्सिमा मिलेगा। ये यहाँ पे प्रूव हो गया कि थीटा 90 डिग्री और 270 डिग्री पर मैक्सिमा आएगा। अब मैक्सिमा के बाद क्या आएगा नेक्स्ट? हम नेक्स्ट निकालने की कोशिश करेंगे मिनिमा। मिनिमा कैसे निकलेगा? जब मेरा ये ई cos π/2 cos थीटा इक्वल टू हो जाए 0 के, क्योंकि cos की वैल्यू 0 होगी तो ये 0। जब हम दोनों तरफ इनवर्स cos लेंगे तो हमें मिलेगा π/2 cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n प्लस 1 π/2। अगेन n क्या है? 0 1 2 3 4। पर हम जब n इज इक्वल टू 0 लेंगे तो हमें प्रिंसिपल मिनिमा मिलेगा, यानी कि सबसे पहला मिनिमा। तो हमने यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट की। n की वैल्यू 0 पुट करने से हमें क्या मिला? π/2 cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस π/2। ठीक, ये प्लस माइनस π/2 मिला। अब π/2 से π/2 कैंसिल हो गया तो हमें cos थीटा की वैल्यू कितनी मिली? प्लस माइनस 1। और cos प्लस माइनस 1 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और 180 डिग्री हो। थीटा जब 0 होगा तो 1 और 180 डिग्री होगा तो -1। तो हमें इस तरह मिनिमा भी मिल गया। इसको हम बोलते हैं थीटा मिन। जैसे इसको लिखा था हमने थीटा मैक्स, इसको लिखेंगे थीटा मिन। ये मैक्सिमा दे रहा था, दैट्स व्हाई इट इज थीटा मैक्स। ये मिनिमा देगा, दैट्स व्हाई इट इज थीटा मिन। हमने मैक्सिमा कैलकुलेट किया, डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमा। हमने डायरेक्शन ऑफ मिनिमा भी कैलकुलेट किया। अब हमारा एक काम और बचता है, हम डायरेक्शन ऑफ हाफ पावर पॉइंट्स भी कैलकुलेट करें। अब हाफ पावर होगी तो वोल्टेज कितना होगा? हमें मालूम है P is proportional to V स्क्वायर। यानी कि अगर पावर हाफ करनी हो तो मुझे वोल्टेज 1/√2 करना पड़ेगा। ठीक, तो वही कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे। अब हमारा जो E है जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं cos π/2 cos थीटा, वो इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2 के, क्योंकि हमें पावर हाफ चाहिए। पावर हाफ करने के लिए वोल्टेज को 1/√2 लेना पड़ेगा। दोनों तरफ हमने cos का इनवर्स लिया और cos के इनवर्स से हमें क्या मिला? π/2 cos थीटा इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है 2n प्लस 1 π/4। ठीक, अगेन n की वैल्यू 0 1 2 3। हम n को 0 लेंगे क्योंकि हम सबसे पहला हाफ पावर पॉइंट निकाल रहे हैं प्रिंसिपल लोब का। तो उसके कारण हमें मिलेगा π/2 cos थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस π/4। पाई से पाई कैंसिल, 4 को 2 से कैंसिल किया तो मुझे मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। और cos थीटा प्लस माइनस 1/2 कब होगा? जब हमारा थीटा 60 डिग्री हो या 120 डिग्री हो। 60 डिग्री पे प्लस 1/2 और 120 डिग्री पे माइनस 1/2। इसको हम बोलेंगे हाफ पावर पॉइंट डायरेक्शन। ठीक, जैसे कि हमने थीटा मैक्स लिखा था, थीटा मिन लिखा था, सिमिलरली इसको हम हाफ पावर पॉइंट डायरेक्शन कहेंगे। और इसकी वैल्यू आई है 60 डिग्री और 120 डिग्री। अब मैं रेडिएशन पैटर्न कंप्लीट कर रहा हूं। रेडिएशन पैटर्न बोलता है कि 90 और 270 पर मैक्सिमा होना चाहिए। मिनिमा कहाँ होना चाहिए? 0 और 180 डिग्री पर। तो आप देखिए 0 डिग्री और 180 डिग्री पर हमें 0 मिल रहा है, निल मिल रहा है, और 90 डिग्री और 270 डिग्री पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है।
सिमिलरली ये जो हाफ पावर पॉइंट्स हैं 60 डिग्री वाले और 120 डिग्री वाले, ये हमें लगभग लगभग यहां मिलेंगे। ठीक, इसको आप डायग्राम में देख पाएंगे। इस तरह हमने 3 डायरेक्शन कैलकुलेट की। हमने किया मैक्सिमा कैलकुलेट, उसमें हमें 2 डायरेक्शंस मिली जो ये बताती हैं कि ब्रॉड साइड अरे बाय डायरेक्शनल है, यानी कि 90 डिग्री और 270 डिग्री दोनों डायरेक्शंस मिली। सिमिलरली जब हमने मिनिमा कैलकुलेट किया था, अगेन हमें 2 डायरेक्शंस मिली थी, 0 डिग्री 180 डिग्री। सिमिलरली जब हमने हाफ पावर पॉइंट ड्रॉ किए थे, कैलकुलेट किए थे, तब भी हमें 2 एंगल मिले थे, 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। और ये सब प्लस माइनस हैं, आप याद रखिए, क्योंकि प्लस और माइनस पे भी कॉस सेम आंसर देगा। इट मींस कि यहाँ के हाफ पावर पॉइंट इधर मिलेंगे, -60 डिग्री -120 डिग्री। ठीक, हमने कंप्लीट रेडिएशन पैटर्न बना लिया केस नंबर 1 का, जो हमें बताता था इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल फेज। दिस इज टिपिकली ब्रॉड साइड केस, और ये हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम केस नंबर 2 पे जाएंगे, सेम एम्पलीट्यूड बट अपोजिट फेज।